नमस्कार, मैं आदित्य कर्ण आप लोगों का अब तो पढ़ोगे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि समास के कुछ अन्य जो प्रकार हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे आज। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि समास क्या होता है ना। दो शब्दों के जो मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं या जो बदलाव आती है, जो परिवर्तन होता है, उसे समास कहते हैं। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने संधि के बारे में भी देखा था कि संधि क्या होता है, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं। समास के प्रकार के बारे में अगर बात की जाए तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, अव्ययी भाव समास के बारे में देख चुके हैं ना, तत्पुरुष समास के बारे में देख चुके हैं। अभी हमारे पास आया हुआ है तीसरे नंबर पे, हम देख सकते हैं, कह रहा है कि कर्मधारयी समास क्या होता है। तो कह रहा है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, कारण कि पदों के प्रधानता के आधार पर जो है सो है ना, तो समास में क्या होता है, तो पद होते हैं, दो या दो से अधिक पद होते हैं, मुख्यतः दो पद होते हैं, जिसे पहला पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो अर्थात मुख्य हो, जिसका मतलब, जिसका मीनिंग जो है सो अपने आप में स्वतंत्र हो, है ना, जो अलग भी रहेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका मीनिंग होगा। तो उत्तर पद भी क्या हो, प्रधान हो, और पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण अथवा विशेषण विशेष्य या फिर उपमान उपमेय का जो है सो संबंध होता है। मतलब कि पहला पद और दूसरा पद में जो संबंध होगा, ये या तो विशेषण विशेष्य वाला संबंध होगा या फिर उपमान उपमेय वाला संबंध होगा। अब पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, थोड़ा सा आसान होगा समझने में कि ये क्या होता है, विशेषण और विशेष्य क्या होता है। तो विशेषण किसे कहते हैं, तो जब हम किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए जब कोई शब्द आता है, उसे हम लोग विशेषण शब्द कहते हैं। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, संख्या, आकार, है ना, रंग रूप, इसके बारे में बताने के लिए जब कोई शब्द आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहेंगे, तो जिस शब्द का विशेषता बताने के लिए विशेषण आता है, उस शब्द को, मतलब कि उस संज्ञा या सर्वनाम को जो है तो हम लोग क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। ठीक है। तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि विशेषण विशेष, जैसे मान लेते हैं, सपोज कहेंगे कि अच्छा लड़का, है ना लड़का जनरली अच्छा नहीं होता है, अच्छा लड़का की बात करें, या फिर अच्छी लड़की, है ना, लड़का या लड़की कोई भी, अच्छा हो या अच्छी हो, या बुरा हो या बुरी हो, रंग रूप गुण दोष आकार, सब जिस शब्दों के द्वारा जो ये क्लियर किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। तो विशेषण और विशेष्य की बात करें तो अच्छा लड़का, तो अच्छा इसमें विशेषण हो गया, और लड़का जो है वो संज्ञा है, वो शब्द है जिसके बारे में विशेषता बताने के लिए वो अच्छा शब्द आया है, इसीलिए विशेष्य क्या हो जाएगा, तो वो लड़का हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में, उपमान और उपमेय। देखिए, उपमान और उपमेय के बारे में क्या कहेंगे, जब किसी चीज की तुलना की जाती है, उपमा दी जाती है किसी चीज के बारे में। ठीक है। तो जब हम किसी चीज के बारे में उपमा देते हैं, जैसे कोई कहता है ना कि तुम चांद जैसी दिखती हो, तो वो चांद से उसकी क्या कर रहा है, आजकल करता है ना जी, सब एक दूसरे का तुलना करता रहता है ना, झूठों का तुलना तुम लोग करते रहते हो, सब करता रहता है ना कि तुम चांद जैसी दिखती हो, भले वो कड़िया खापर हो, है ना, कलुट्ठी हो, फिर भी सबका सब इसीलिए कहते हैं प्यार अंधा होता है खैर चलिए आगे देखते हैं। तो उपमा जब हम किसी चीज के बारे में देते हैं, तो उपमा उपमेय, जिस चीज की तुलना किसी चीज से की जाती है तो उस चीज को उसका उपमा कहते हैं, और जिसकी तुलना करते हैं उसे उपमेय कहते हैं। फिलहाल देखते हैं आगे, कह रहे हैं कि उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद एवं उत्तर पद में जो है विशेषण विशेष्य या फिर उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे हम लोग कर्मधारयी समास कहते हैं। ठीक है। इस समास में विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में के समान या फिर है जो वाला जो शब्द है, अर्थ है, वो आता है। कैसे, तो देखिए, विशेषण विशेष्य के आधार पर अगर हम देखेंगे तो कह रहा है कि काली मिर्च एक समास है, एक क्या बोलते हैं इसको, समस्त पद है। अब इसकी जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, काली है जो मिर्च। अब क्या है कि मिर्च एक संज्ञा हो गया, मिर्च क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और काली उसका रंग बता रहा है, मतलब उसका विशेषण बता रहा है।
तो जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं, और उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। तो काली मिर्च अर्थात काली है जो मिर्च। क्लियर है? अब मैं बताया था ना कि दोनों पदों के बीच या तो के समान या फिर है जो वाला अर्थ आता है। तो काली है जो मिर्च, महापुरुष मतलब महान है जो पुरुष, श्वेतांबर, श्वेत का मतलब होता है उजला, उजला रंग, और अंबर का मतलब यहां पे कपड़ा से है। तो श्वेतांबर का मतलब क्या होता है? श्वेत है जो अंबर, मतलब उजला है जो कपड़ा। ठीक है, तो ये है जो वाला विशेषण विशेष से समझ में आया। आगे हम लोग देखेंगे उपमान उपमेय के बारे में। चरण कमल, जैसा हम बोले ना कि तुम चांद जैसी दिखती हो, तो तुम जो भी है, जिसका जिसका जो जो तुम हो, उसको तुम चांद से तुलना कर रहे हो। हम लोग क्या, वो क्या होता है? चांद से तुलना। यहां पे क्या है? चरण कमल मतलब क्या? कमल के समान चरण, मतलब चरण की तुलना किससे कर रहे हैं? कमल से, कमल के फूल से। लौह पुरुष मतलब पुरुष का तुलना किससे कर रहे हैं? तो लोहा से कर रहे हैं, लौह पुरुष से कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा गया है, कहा जाता है, उनको उपमा दिया गया है लौह पुरुष का। ठीक है, लौह पुरुष का उपमा इसलिए दिया गया है क्योंकि लोहा का एक गुण और होता है कि वो चुंबक को क्या करता है? चुंबकीय जो भी गुण होते हैं जिसमें उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपने में समायोजित करके रख लेता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यूनिटी में विश्वास रखते थे, है ना, एकता का, उनका एकता धर्म था उनका लिए। ठीक है, तो लौह पुरुष सरदार भाई वल्लभ को, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सो लौह पुरुष का उपमा दिया गया है। क्यों? क्योंकि उनमें वो यूनिटी में विश्वास रखते थे, उनको एकता में बल नजर आती थी। और लोहा का काम भी होता है, जब वो एक चुर्री चुर्री कर दोगे लोहा को तो उसमें कोई बल नहीं होगा, लेकिन एक साथ जब जुड़ जाएगा तो वो बहुत बलशाली हो जाता है। तो लौह पुरुष मतलब क्या? लौह के समान पुरुष, मतलब ऐसा पुरुष जो लौह के समान हो। तो ये क्या हो गया? उपमा दे रहे हैं ना, उस पुरुष की उपमा दे रहे हैं किस चीज से? तो लौह से, लोहा से। क्या लिखा हुआ है? कनक लता। तो कनक के समान हो लता, कनक के समान जो लता है। कनक का मतलब होता है स्वर्ण, सोना, और लता समझते हो ना, लत्ती जो होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कर्मधाराई समास, जो कि विशेषण विशेष या फिर उपमान उपमेय के आधार पर आता है। आगे हम लोग देखिए इसके अगला प्रकार में जाएं तो कह रहा है द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? तो देखिए नाम से ही स्पष्ट होता है, ध्यान रखिएगा। द्वि मतलब दो होता है। ठीक है, द्वि मतलब क्या होता है? दो होता है। तो द्विगु समास है। अब ध्यान रखिएगा, दो क्या है? संख्या है। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, और पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक होगा। पूर्व पद क्या हो? संख्यावाचक हो। ठीक है, तो उसे द्विगु समास कहेंगे। अब इसका जब विग्रह करेंगे तो ये समूहवाचक का बोध करवाएगा। कैसे? तो जैसे नवरत्न, अब देखिए पहला पद इसका नव है, नव मतलब होता है 9, और रत्न तो दूसरा पद प्रधान है। अब रत्न को क्यों प्रधान यहां पे कहा गया? क्योंकि नव को अगर हम हटा देंगे, यहां पे अगर हम पंच रत्न कर देंगे, तो रत्न का तो अपना स्वतंत्र अर्थ है। रत्न मतलब क्या होता है? महंगा जो पत्थर होता है उसको रत्न कहते हैं, है ना, जो एक्सपेंसिव पत्थर जो होते हैं। तो नवरत्न हो गया तो 9 रत्न, पंच रत्न कर देंगे तो पंच रत्न, 5 रत्न का समूह हो जाएगा। अगर हम त्रिरत्न कर देंगे तो 3 रत्नों का। तो इसीलिए यह प्रधान नहीं है, पूर्व पद प्रधान नहीं है, उत्तर पद प्रधान है, क्योंकि इसका अर्थ स्वतंत्र है। लेकिन नव जो है यहां पे संख्यावाचक है। तो जब ऐसा संख्यावाचक शब्द हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? जैसे 9 रत्नों का समूह, और इसका जब विग्रह करते हैं तो यह समूहवाचक हो जाता है। सप्ताह, सप्ताह का मतलब क्या होता है? 7 दिनों का एक समूह। समझ रहे हो? आगे आइए, अगला यहां पे कह रहा है कि द्विंदु समास। द्विंदु समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो। ध्यान रखेंगे इस बात का कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होंगे? प्रधान होंगे, और उनके बीच संयोजक शब्द का लोप होता है। संयोजक शब्द का अर्थ यहां पर है जैसे कि और, संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। राम और लक्ष्मण, है ना, सीता संग वनवास गए, तो राम और लक्ष्मण, तो ये और जो है सो राम को और लक्ष्मण को जोड़ने के लिए आया है। तो और, एवं, या, अथवा, ये सब संयोजक शब्द है। इसका लोप होता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी जगह पर संयोजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है। इसको संयोजक चिन्ह कहते हैं, याद रखिएगा।
तो इसका यूज होता है, वैसे समास को द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण से समझिए, कह रहा है कि माता पिता, ठीक है, माता पिता का मतलब क्या हो गया कि माता और पिता, ठीक है। देश विदेश मतलब देश और विदेश, ठीक है, देश और विदेश। तो इस तरह के जो समास होते हैं इसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में। इसमें और भी समास में जो है सो आपको आगे, और जैसे द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास के कुछ उपभेद होते हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, तो अभी तक हम लोग ये देख चुके हैं कि जो है सो समास के जो है सो द्वंद्व समास क्या होते हैं, है ना, प्रकार में हम लोग देख चुके हैं कि द्वंद्व समास क्या होंगे। अब आगे अगर हम लोग बढ़े तो द्वंद्व समास के भेद के बारे में यहां पे कह रहा है कि इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। अब इसके बारे में एक नजर देख लेते हैं कि इतरेतर द्वंद्व किसे कहेंगे। द्वंद्व समास तो समझ में आ गया कि द्वंद्व समास क्या होता है, कि जिसके जो है ना सो दोनों के दोनों ही पद जो होंगे वो मुख्य होंगे, प्रधान होंगे, है ना, जिसमें कि योजक चिन्ह लगे होते हैं, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि इतरेतर द्वंद्व क्या है। तो कह रहा है कि ऐसे द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद और से जुड़े होते हैं और अपना अलग अस्तित्व रखते हैं। कैसे, वो देखिए, अलग अस्तित्व रखते हैं मतलब कि और से तो जुड़े होते हैं लेकिन अलग अस्तित्व रखते हैं। जैसे भाई और बहन, तो भाई बहन में भाई और बहन, भाई अपना अलग अस्तित्व रखता है और बहन का अपना अलग अस्तित्व है। लड़का और लड़की में लड़का का अलग अस्तित्व है और लड़की का अलग अस्तित्व है। अस्तित्व का अर्थ यहां पे अर्थ से है ना, उसकी प्रधानता से है। तो लड़का का अपनी प्रधानता, लड़की की अपनी प्रधानता, भाई का अपना प्रधानता है और बहन की अपनी प्रधानता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो इतरेतर द्वंद्व किसे कहेंगे, जिसमें कि योजक जो होते हैं और, है ना, और से जुड़े तो होते हैं लेकिन दोनों पद का अपना अपना अस्तित्व होता है, उसे इतरेतर कहेंगे। समाहार द्वंद्व समास में कह रहा है कि समाहार का अर्थ होता है समूह, समाहार का अर्थ ही होता है समूह, जब इसका दोनों पद और से जुड़ा रहे। यहां पे और जो है वो क्या है, तो समुच्चय बोधक है। जुड़ा रहने के बाद भी, मतलब जुड़ा तो है एक दूसरे से और के साथ, लेकिन इसका जो अस्तित्व है वो अलग अलग नहीं होता है, इसका जो अर्थ होगा वो अलग अलग नहीं होगा, समूह में बोध कराता है, पूरी समूह का बोध कराएगा। किस प्रकार से, तो जैसे कि दाल रोटी, तो दाल रोटी का अर्थ यहां पर दाल का अलग दाल नहीं होता और रोटी का अपना एक अलग अर्थ रोटी नहीं होती। दाल रोटी का अर्थ होता है कि भोजन के जो सभी मुख्य पदार्थ होते हैं उसे कहते हैं। जैसे कि सपोज कोई कहेगा तब और कैसा चल रहा है धंधा पानी, तो सामने वाला का जवाब होगा हाँ हाँ ठीक है, बस दाल रोटी चल रही है ना, दाल रोटी का जुगाड़ हो पा रहा है। तो दाल रोटी चल रही है, दाल रोटी का जुगाड़ हो पा रहा है। यहां पे दाल रोटी का मतलब ये नहीं है कि दाल मतलब लिटरली दाल और रोटी जो उसमें खाते हैं, ठीक है, चपाती। दाल रोटी का अर्थ है कि हाँ ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, मतलब कि भोजन की जो मुख्य जो पदार्थ होते हैं वो अवेलेबल है, वो हो जाता है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग ना होकर के पूरी समूह का बोध कराता है, उसको हम लोग कहेंगे समाहार द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास नाम से ही है, जिसमें कि विकल्प हो, एक पद दूसरे पद के विपरीत होते हैं। कह रहा है कि जिस द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच या फिर अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय छिपे होते हैं। विकल्प का मतलब क्या, ये या फिर ये, है ना, तुम नहीं तो तुम। तो इस तरह का जो वैकल्पिक सूचक अव्यय छिपे होते हैं, इसमें दोनों पद जो होते हैं एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं। विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिन रात, तो दिन रात का मतलब क्या, दिन या रात। पुण्य पाप पुण्य, तो पाप अथवा पुण्य, पाप या पुण्य, है ना। तो जब विकल्पिक होते हैं उसे हम लोग कहते हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास, ठीक है, जब ऑप्शनल होते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। बहुव्रीहि समास जिस समास में न तो पूर्व पद मुख्य होगा न ही उत्तर पद। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, कोई तीसरा ही पद तो खैर नहीं होता लेकिन तीसरा ही अर्थ लेकर के वो आता है, ठीक है।
दो पदों से मिल करके जो समस्त पद बनेगा, समास बनेगा, उस समास का अर्थ कोई तीसरा अर्थ रहेगा। उस दोनों पद की कोई प्रधानता इसमें नहीं होती है। जैसे नीलकंठ, यहां पे क्या कह रहा है? नीलकंठ। अब नीलकंठ का अर्थ क्या है? नीला कंठ है जिनका। तो नीला कंठ मतलब क्या? नीलकंठेश्वर किसे कहा गया है? शिव जी को कहा गया, महादेव को कहा गया है ना। तो नीला है कंठ जिसका, मतलब क्या? शिव जी। तो अब देखो, ना नील का कोई अर्थ है, ना कंठ का कोई अर्थ है, तीसरा ही एक अर्थ निकल के आया, शिव जी। लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, लंबा मतलब बड़ा और उदर मतलब पेट होता है, जिसका पेट क्या हो? बड़ा हो, उसको क्या कहेंगे? तो जैसे यहां पे तीसरा अर्थ निकल के आया गणपति जी। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? ये कोई ये विशेषता नहीं बता रहा है, ये पूरा का पूरा पद ही जो है किसी तीसरे अर्थ को संबोधित करता है। लंबोदर मतलब गणपति, नीलकंठ मतलब शिव जी। समझ रहे हो? तो इस तरह के जो समास होते हैं उसे बहुव्रीहि समास कही जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे आप लोग कुछ इसमें देख लीजिए। जैसे कह रहा है कि कर्मधाराय और बहुव्रीहि समास में अंतर। एक चीज का ध्यान रखिएगा, समास में बहुत सारा कंफ्यूजन ये होता है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट्स होते हैं कि एक्चुअली कंफ्यूजन होता है शब्दों को देख करके या फिर समास को देख करके पता लगा पाना कि ये कौन से प्रकार को दर्शाता है, कर्मधाराई है या बहुव्रीहि है, द्विगु है या फिर जो है तो क्या बोलते हैं द्विगु समास है या फिर द्वंद्व समास है। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए कुछ एक आप लोग देख लीजिए, आसानी होगी आप लोगों को समझने के लिए। कह रहा है कि कर्मधाराई और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है। तो कमल नयन ये कर्मधाराई भी होगा और कमल नयन ये बहुव्रीहि समास भी होगा। जब इसके अर्थ आएंगे, जब इसका विग्रह करेंगे हम लोग, तब क्लियर होगा कि ये कर्मधाराई है या फिर बहुव्रीहि है। कैसे? तो कमल नयन का अर्थ, अब देखिए कर्मधाराई में हम लोग देख चुके हैं ना कि विशेषण विशेष्य या फिर उपमान या फिर उपमेय को बताता है। तो जब दोनों अर्थ एक दूसरे को उपमा देने के लिए आए, दोनों अर्थ एक दूसरे के विशेषण विशेष्य हो, विशेषता बताने के लिए आए, तो उसे हम कर्मधाराय कहेंगे। जैसे कि कमल नयन मतलब कमल के समान नयन, तो कर्मधाराय हो जाएगा। लेकिन कमल नयन का अर्थ कोई तीसरा चीज लेकर के आएगा, पूरे के पूरे समस्त पद ही किसी तीसरे चीज का उपमा हो, तीसरे अर्थ का उपमा, तीसरे शब्द का उपमा हो, तो कमल नयन मतलब क्या? कमल के समान नयन है जिनका। तो कमल के समान नयन है जिनका, उनको कहा जाता है विष्णु जी। विष्णु जी के अवतार राम जी। एक प्रसंग है कि राम भगवान जो है सो माता रानी का पूजा कर रहे थे, ठीक है। तो 101 कमल चढ़ाने का उन्होंने जो है सो वो लिया था, उपवास लिया था, व्रत लिया था कि 101 कमल चढ़ाएंगे। लेकिन संयोगवश या यूं कहें कि उनकी परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि भगवान को भी जब वो मानव बन करके आते हैं तो उनकी भी परीक्षा ली जाती है, ठीक है। कहा जाता है ना कि तू गिर गया तो क्या है, तू मतलब इंसान है तो इंसान परीक्षा देने के पात्र होते हैं, उन्हें परीक्षा देना चाहिए। जिंदगी हमारे जैसे अब तो पढ़ो यूट्यूब चैनल का स्लोगन भी यही है कि जिंदगी एक गेम है, उसके हर लेवल को पार कर आगे बढ़ो, और अगर पढ़ना तुम्हारा एम है तो फिर आओ अब तो पढ़ो, है ना। तो हर व्यक्ति का, हर आदमी का, हर इंसान का, हर क्षेत्र में, हर एज में उनकी अपनी एक परीक्षा होती है। तो राम भगवान का भी परीक्षा हुआ। परीक्षा किस प्रकार से ली गई थी? तो उन्होंने व्रत लिया था कि मैं 101 कमल के फूल आपकी चरणों में चढ़ाऊंगा देवी मां के। लेकिन परीक्षा ये लिया गया कि उनको 100 ही फूल मिले कमल के, अब एक कम पड़ रहा था। उन्होंने क्या किया? तो अपना तोड़ने में से तीर निकाला और अपने आंख निकाल करके भगवती को चढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि विष्णु जी को कमल नयन कहा जाता है, कमल के समान नयन हो जिसका। तो उनका जो नयन मतलब आंख जो है सो कमल के समान है, वो ये सोच करके भगवती को अर्पित कर दिए, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो कमल नयन का मतलब क्या होगा? कमल के समान नयन है जिनका, जिनको हम लोग क्या कहेंगे? विष्णु जी कहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि समस्त पद, पूरा का पूरा जो पद है, इसी का अर्थ क्या हो गया? तो तीसरा कोई अर्थ लेकर के आया, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ध्यान रखेंगे, ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े तो द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। अब समझिए कि द्विगु और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। तो देखिए, द्विगु समास किसे कहेंगे? जो कोई समूह को बताता है, जिसका पहला जो पद होगा, पूर्व पद होगा, वो कोई संख्यावाचक होगा।
ठीक है। और बहुव्रीहि का मतलब क्या होता है कि समस्त पद ही किसी तीसरे अर्थ को लेकर के बताएगा। तो आइए आगे बढ़े। तो चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या है? तो चार भुजाओं का समूह। अगर इसका विग्रह करने पे चार भुजाओं का समूह होगा तो वो द्विगु समास। लेकिन चतुर्भुज को अगर हम कहेंगे चतुर्भुज मतलब विष्णु जी, तो वो बहुव्रीहि समास हो जाए, क्योंकि समस्त पद ही किसी तीसरे अर्थ को, किसी तीसरे शब्द को दर्शाता है। चार है भुजा जिसकी, विष्णु जी, विष्णु जी को चतुर्भुज कहा गया है, उनके चार भुजाएं हैं, है ना। तीसरे नंबर पे आते हैं तो द्विगु समास और कर्मधाराई में क्या अंतर है। अब देखिए ये समझिए, द्विगु समास फिर से मैं बताऊंगा कि जो समूह को दर्शाता है, जिसका विग्रह करने पे वो किसी समूह के बारे में बताए, और उसका जो पूर्व पद होता है, पहला पद होता है, वो किसी संख्या को बताता है। तो नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह तो द्विगु समास। लेकिन नवरत्न का मतलब होगा कि नौ है जो रत्न, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? कर्मधाराई कहेंगे। कैसे कहेंगे? तो अब देखिए ये समझने की थोड़ा सा समय दीजिए, समझ में आएगा। नवरत्न विशेषण विशेष्य को अगर किसी विशेष्य के बारे में जो विशेषण बताने के लिए आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्मधाराई समास में दोनों पद एक दूसरे के क्या होते हैं? तो विशेषण या विशेष्य हो सकते हैं, उपमान या फिर उपमेय हो सकते हैं, है ना। तो नवरत्न में जो नौ है जो रत्न, तो नौ यहां पे संख्यावाचक विशेषण है, ध्यान देंगे। रत्न यहां पे संज्ञा है, विशेष्य है, और उसका संख्यावाचक विशेषण क्या है? तो नौ है। तो जब इस अर्थ में आता है, विशेषण और विशेष्य के अर्थ में आता है, तो वो कर्मधाराई। और अगर समूह के अर्थ में आता है और संख्यावाचक समूह के अर्थ में आता है, तो उसे द्विगु समास कहेंगे। तो ये अंतर को ध्यान रखेंगे। विग्रह देख करके आप जो है सो अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन सा प्रकार हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ समस्त पद देख करके अंदाजा लगाने के समय में आप गलत हो सकते हैं। मैं फिर से आप लोगों को कहूंगा कि समास और समास के प्रकार को हम लोग बखूबी देख चुके हैं। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, तो ये आपको लर्न करने की चीजें हैं। ये जितना भी आप लर्न कर सके लर्न कर लें, है ना। आप लोगों को जिन किसी को भी चाहिए तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, कमेंट्स करके बताएंगे, मैं उन्हें बताऊंगा कि पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा तरीके जितने भी नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। खैर, तो आज का ये वीडियो, आज की जो ये क्लास है, मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए, मन लगा करके पढ़िए।